नमस्कार, मैं प्रदीप आलवीर, जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में से कौन सी स्कीम ऑप्ट करना चाहिए। आज का वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, बिजनेसमैन हो, स्टार्टअप्स हो, कोई भी व्यक्ति है जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है या जीएसटी नंबर लेना चाहता है या आगे अपनी कंपनी खोलना चाहता है, उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सी स्कीम ऑप्ट करे, कौन सी स्कीम सही हो, कौन सी स्कीम गलत हो। तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आज वीडियो ये लास्ट तक जरूर देखिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और जो भी वीडियो लास्ट तक देखेगा उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी है, तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखें। और मेरा ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं स्लाइड्स की ओर। स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, इनमें से कोई भी हो, कौन सी स्कीम ऑप्ट करना सही रहता है। या आज हम डिसीजन करेंगे वीडियो के एंड में कि आप इसको वीडियो को पूरा देखने का डिसीजन ले पाओगे कि हमें क्या कौन सी स्कीम ऑप्ट करना चाहिए, किसमें हमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है। तो हम शुरू करते हैं। हु शुड टेक कंपोजिशन स्कीम, हु शुड टेक नॉर्मल स्कीम। हम इसमें 3 केसेस देखेंगे। पहला केस है, सबसे पहला मैंने लिखा हुआ है, ऊपर आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें लिखा है मैंने मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ये 3 कड़ी हैं। तो हम इन तीनों पे डिस्कस करने वाले हैं और 3 केस डिस्कस करेंगे। पहले केस में हम देखेंगे कि जो एम लिखा हुआ है मैंने मैन्युफैक्चरर के लिए लिखा है और जो WD लिखा है मैंने वो लिखा हुआ है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और R लिखा है मैंने रिटेलर के लिए। तो पहला केस डिस्कस करेंगे। तीनों की तीनों नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत हैं, मतलब तीनों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, सेम स्कीम के अंतर्गत है। दूसरा हम केस डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, ये दोनों नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत हैं और जो होलसेलर है वो है आपका कंपोजिशन स्कीम में। तीसरा केस हम डिस्कस करेंगे, शुरू की जो 2 है मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत है, और लास्ट वाला जो रिटेलर है वो कंपोजिशन टैक्स सिस्टम के अंदर। तो बढ़ते हम आगे। पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तीनों की तीनों सेम सिस्टम के अंतर्गत है, नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत। तो पहला मैंने लिखा हुआ मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर, इसने कोई भी गुड्स सेल किया 1000 रुपये में, जीएसटी लगाया, जीएसटी में मान के चल रहा हूँ 20%, तो 200 रुपये लगाया और टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 1200 रुपये। जब ये होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा तो ये गुड्स की वैल्यू, जब ये नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत है, तो ये 200 रुपये जो है इसका इसको इनपुट मिलेगा। तो मैंने टोटल वैल्यू लिए 1000 रुपये, इसके पास इतने का गुड्स आया परचेस वैल्यू। इसके बाद इसमें प्रॉफिट जोड़ा 10 रुपये, 10% के हिसाब से 100 रुपये, तो टोटल सेल वैल्यू होगी 1100 रुपये और जीएसटी की वैल्यू 20 रुपये मान के चल रहे हैं, तो 220 रुपये और टोटल इनवाइस वैल्यू होगी 1320 रुपये। अब रिटेलर के पास पहुंचता है तो सेम की सेम 1320 रुपये नहीं लेंगे, इसको भी इनपुट मिलेगा क्योंकि ये भी नॉर्मल टैक्स स्कीम में। तो सेल वैल्यू 1100 रुपये मैंने यहाँ ली, प्रॉफिट मैंने लिया 10%, 110 रुपये, सेल वैल्यू होगी 1210 रुपये, टोटल जीएसटी का 20% से लगाया तो 242 रुपये और टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई 1452 रुपये। जब ये एंड यूजर तक पहुंचा तो इस गुड्स की प्राइस जो हो गई 1452 रुपये। अब इस केस में यदि मैं समझूं इस पर टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आ गई 200 रुपये मैन्युफैक्चरर के ऊपर, इसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आई है 220 माइनस 200, तो 20 रुपये टैक्स की लाइबिलिटी आई है इस पे, और इस पर टैक्स की लाइबिलिटी कितनी आई है 242 माइनस 220, क्योंकि इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इसको सिर्फ कितना देना है, ओनली 22 रुपये देना है टैक्स। अब हम आगे चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ये दोनों टैक्स नॉर्मल टैक्स सिस्टम में, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जो बीच वाला था वो कंपोजिशन टैक्स सिस्टम के अंतर्गत है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सेम के सेम एग्जांपल में ले रहा हूं, 1000 रुपये का सेल किया, 200 रुपये इस पे लाइबिलिटी आई जीएसटी की और 1200 रुपये वैल्यू हो गई। अब इसमें जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ये कंपोजिशन स्कीम में, उस एग्जाम्पल में मैं 1000 रुपये यहाँ वैल्यू ले रहा था क्योंकि उसको इनपुट मिल रहा था। यहाँ पर ये कंपोजिशन स्कीम में, ध्यान देना, इसलिए मैंने सेकंड एग्जाम्पल लिया ताकि आप सही समझ पाओ। इसमें टोटल वैल्यू कितनी लेंगे 1200 रुपये परचेस वैल्यू, क्योंकि इसको इनपुट नहीं मिलता है। अब इसने इस पे प्रॉफिट जोड़ा 10% से 120 रुपये लगा, टोटल सेल प्राइस वैल्यू हो गई 1320 रुपये। अब ये जीएसटी करेक्ट नहीं कर सकता
क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में तो 0 रुपये टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी हो गई, 1320 रुपये। अब मैंने इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी यहीं कैलकुलेट कर ली कि अब कंपोजिशन स्कीम में तो इसका 1% इसको टैक्स जमा करना है, तो 1320 रुपये पे मैंने 1% से आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया, तो 13 रुपये इसके ऊपर टैक्स की आउटपुट लाइबिलिटी आई, आउटपुट टैक्स लगा, और उसके बाद इनपुट इसको कुछ मिलेगा क्या, नहीं, तो टोटल लाइबिलिटी हो गई नेट लाइबिलिटी 13 रुपये। तो इस पे कितना टैक्स बना, 200 रुपये, और इस पे बना कितना, 13 रुपये टैक्स बना। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसी से आगे होलसेलर से आगे सेकंड स्लाइड में। तो यहाँ मैंने यहाँ तक मैं आ गया था, होलसेलर में 1320 रुपये तक इसकी लाइबिलिटी निकाली थी 13 रुपये 1% से। अब जब रिटेलर के पास पहुंचा तो ये इसके पास तो कोई जीएसटी था ही नहीं, तो टोटल वैल्यू जो है यही 1320 रुपये यहीं की यहीं आ गई, है ना। तो इसने प्रॉफिट जोड़ा 10% से, तो 132 रुपये लगा, सेल वैल्यू हो गई 1452 रुपये, और इसने फिर इस पर 20% से जीएसटी लगाया, 290 रुपये हो गई। उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी, 1742 रुपये, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर टैक्सेशन या टैक्स लाइबिलिटी क्या आएगी, आउटपुट टैक्स कितना आया इसके ऊपर, 290 रुपये रिटेलर के इसमें। लेकिन इसको कोई इनपुट क्रेडिट मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, ये रेगुलर स्कीम में इसके पास कोई इनपुट क्रेडिट है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि इसने खरीदा किससे, कंपोजिशन स्कीम वाले से। तो ध्यान दीजिए, कंपोजिशन स्कीम में यदि रिटेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है तो क्या होता है, और यदि डिस्ट्रीब्यूटर किसी से मैन्युफैक्चरर से खरीदता तो क्या होता है। तो इस पर लाइबिलिटी कितनी आ गई, 290 रुपये। हम इसी फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने समरी इसी की देख लेते हैं, केस नंबर 2 की समरी में मैंने देखा पूरा कैलकुलेशन, पूरा एक ही पेज पे मैंने शो कर रहा हूँ कि एक सेम के सेम मैंने ये देखा था, 200 रुपये इस पर लाइबिलिटी आई, इस पर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, इस पर 290 रुपये लाइबिलिटी थी, लेकिन एंड यूजर तक ये वैल्यू पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई, 1752 रुपये। पहले केस में टोटल इनवॉइस वैल्यू इसमें 1200, इसमें 1320, इसमें 1752 आ रही है। जब ये मैं पहला केस में जाता हूँ तो यहाँ 1200 रुपये, 1320, यहाँ 1452 आ रहा था। तो ये मैंने टैक्स की लाइबिलिटी आगे के स्लाइड में डिस्कस किया, वही मैं बता रहा था, 200 रुपये, इसकी 13 रुपये और इसकी 290 रुपये। पहले केस में हमने क्या डिस्कस किया था, जब तीनों रेगुलर स्कीम में थे, इसकी 200 रुपये, इसकी 20 रुपये और इसकी 22 रुपये। तो देखिए कितना फर्क आता है। अब हम केस 3 डिस्कस करेंगे, और भी क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। अब इसमें शुरुआती जो दो थे, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अंतर्गत है, और लास्ट वाला जो है वो कंपोजिशन टैक्स सिस्टम में, कौन सा, रिटेलर। सेम एग्जांपल, आगे बढ़ते हैं। 1000 रुपये सेल, 200 रुपये जीएसटी, 1200 रुपये इनवॉइस वैल्यू। यहाँ ये दोनों नॉर्मल टैक्स में, तो अब 1200 रुपये वैल्यू नहीं लेंगे, 1000 रुपये लेंगे, क्योंकि इसको इनपुट मिल रहा है। अब इसने प्रॉफिट जोड़ा, 100 रुपये सेल प्राइस हो गई, 1100 रुपये जीएसटी लगा, 20% से 220 रुपये, 1320 वैल्यू हो गई। यहाँ तक क्लियर है। वही पहले केस में जो हो रहा था, ये दोनों सेम आ गया इसमें। अब यहाँ पर इसकी टैक्सेशन भी मैं निकाल लेता हूँ, 1320 रुपये। अब ये 220 रुपये था, 200 रुपये माइनस कर दिया इनपुट, तो 20 रुपये हो गया। इसी केस को आगे हम डिस्कस करते हैं कि होलसेलर यहाँ 1320 तक आ गए थे। अब रिटेलर कंपोजिशन स्कीम में है, लेकिन क्या वो सेल प्राइस लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स पेयर है, ये नॉर्मल स्कीम में है, ये कंपोजिशन स्कीम में। जब ये इससे माल खरीदेगा तो टोटल वैल्यू इसको लेनी पड़ेगी, और ये 220 रुपये पे करना पड़ेगा इसको डायरेक्टली इसको। तो 1320 रुपये इसने इसको पे करके परचेज किया, फिर इसने प्रॉफिट जोड़ा 132 रुपये, और टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी, 1452 रुपये। अब ये किसी से जीएसटी वसूल कर सकता है, नहीं, तो 1452 रुपये वैल्यू हो गई। अब इस पर ये 1% से जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करेगा, तो ये मैंने राउंड फिगर में 15 रुपये लिख दिया है, तो 15 रुपये इसकी टैक्स लाइबिलिटी आई। आगे हम समरी देख रहे हैं, इसको तीनों एक ही सिंगल पेज पे, सेम वही कि इसका टैक्स आया 200 रुपये, इसका 220 रुपये, मतलब इसको इनपुट मिल जाएगा तो 20 रुपये यहाँ जमा करना पड़ेगा, और इसको क्या कहते हैं आगे हम समझते हैं स्लाइड में। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 1200 रुपये, इसकी 1320, इसकी 1452 रुपये। ये आगे की स्लाइड में हमने समझा, 200 रुपये इस पर टैक्स आया, टैक्स लाइबिलिटी में बात कर रहे हैं, 20 रुपये इस पर टैक्स आया और 15 रुपये इस पर टैक्स आया। अब क्या ये स्कीम सही है क्या, देख करके लग रहा है, तो आगे इसको हम और बारीकी से समझते हैं। अब देखिएगा, अब मैं तीनों का केस का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो पहला केस देखा था मैंने, जब तीनों टैक्स नॉर्मल स्कीम में थे, तो एंड वैल्यू कितनी हो गई, एंड यूजर तक पहुंचते हुए तो 1452 रुपये, या 1752 रुपये सेकंड केस में, है ना, और थर्ड केस में यहाँ 1452 रुपये सेम है। परचेस वैल्यू में भी देखिए डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद प्रॉफिट की बात करूँ तो
पहले केस में होलसेलर को 320 रुपये का प्रॉफिट है। सेकंड केस में जब ये खुद होलसेलर क्या कहते हैं कंपोजिशन स्कीम में, तो 120 रुपये इसको सिर्फ प्रॉफिट हुआ, और तीसरे केस में 320 रुपये प्रॉफिट सेम। अब यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं 352 रुपये जब तीनों सेम नॉर्मल स्कीम में है तो, और यहाँ पर लेकिन इसको प्रॉफिट हो रहा है 422 रुपये, लेकिन इसको टैक्स भी बहुत पे करना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर, और इससे कोई सामान भी नहीं खरीदेगा क्योंकि जो वैल्यू है ऑलरेडी इतनी बढ़ गई है। अब रिटेलर यहाँ पर 132 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसमें इस कंडीशन में कंपोजिशन स्कीम में था। प्रॉफिट से भी समझिए कि क्या हो रहा है, यदि टैक्स पेयर है सब तो 320 और 352 प्रॉफिट है। यहाँ पर क्या हो गया, बीच वाला यदि हो गया इसका प्रॉफिट कम हो गया, इसका प्रॉफिट बढ़ गया। अब इस वाले केस में क्या है कि इसमें भी क्या कहते हैं रिटेलर का कंपोजिशन स्कीम में तो 132 रुपये प्रॉफिट है, इसका ज़्यादा है। अब टैक्स की लाइबिलिटी देखते हैं, इस पर सेम लाइबिलिटी आएगी तीनों केस में मैन्युफैक्चरर पे। पहले केस में इस पर 20 रुपये, इस पर 22 रुपये आ रही है, दूसरे केस में इस पर 13 रुपये, और इस पर रिटेलर पे ज़्यादा आ रही है। क्यों रिटेलर पे ज़्यादा आ रही है? क्योंकि इसने इससे माल खरीदा, किससे? नॉन टैक्स वो कंपोजिशन स्कीम वाले से खरीदा है ना। अब इसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि होलसेलर, जब इसमें लास्ट वाला जो रिटेलर है कंपोजिशन स्कीम में, तो 20 रुपये इसको देना पड़ रहा है, सेम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको यहाँ 15 रुपये से कम देना पड़ रहा है। तो इससे क्लियर ये होता है कि रिटेलर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट कम होगा। यहाँ पर प्रॉफिट के नज़रिए से देखोगे तो प्रॉफिट भी कम है, टैक्स कम देना है। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो रहा है, टैक्स भले ही क्या कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा इससे दे रहा है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका व्यापार कैसा है, कैसे रन होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है या नहीं करनी है, आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, टैक्स ज़्यादा देना है या टैक्स कम देना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बारीकी से इस वीडियो को 3 या 4 बार घुमा करके देखिए, आपको शायद क्लियरिटी हो और आप सही डिसीजन ले पाएँ। रिटेलर कंपोजिशन, ज़्यादातर रिटेलर कंपोजिशन स्कीम लेते हैं, और रिटेलर कंपोजिशन स्कीम इसलिए भी लेते हैं, जैसे मान लो कोई कपड़े का व्यापारी हो या कोई रिटेलर हो जिसके एंड यूजर B2C है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, जिनको कस्टमर है वो उनसे GST वसूल नहीं कर पाते या GST उनको लेने में दिक्कत आती है, तो या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, स्टॉक इन्वेंट्री ज़्यादा होता है और टर्नओवर भी उनका 1.5 करोड़ से कम होता है। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं रिटेलर्स ज़्यादातर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हैं। और मान लो जिनका B2B बिजनेस है तो वो बिल्कुल भी कंपोजिशन स्कीम रिटेलर ऑप्ट ना करें। और यदि आप मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर हैं, तो पूरा ये केस पे स्टडी करिए एक बार, फिर समझिए कि मेरे को कौन सी स्कीम में जाना बेटर रहेगा। तो टोटल टैक्स कैलकुलेशन की बात करूं तो मैं पहली स्कीम में 242 रुपये आ रहा है सबका, और दूसरी स्कीम में देखिए क्या हो रहा है, यदि बीच वाला होलसेलर यदि कंपोजिशन स्कीम में तो 503 रुपये, और लास्ट वाली स्कीम में देखिए 235 रुपये के आसपास है। आप अब इसका डिसीजन लेते हैं क्या करना है। तो लास्ट डिसीजन है कि कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल स्कीम में क्या होता है कि टैक्स इनवॉइस जो है कंपोजिशन स्कीम में जरूरी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल में स्कीम में आपको टैक्स इनवॉइस देना है, GST कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में इसमें कलेक्ट करना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कंपोजिशन में नहीं मिलता, इसमें मिलता है। इसमें सिंपल रिटर्न होता है, इसमें सिंपल रिटर्न नहीं होता है। सिंपल बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, तो सिंपली हो जाता है। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत होती है। सिंपल टैक्स कैलकुलेशन इसमें बड़ी आसानी से टैक्स कैलकुलेशन हो जाता है। इसमें टैक्स कैलकुलेशन में थोड़ा सा इसमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, इनपुट देखना पड़ता है, इनपुट निकालना पड़ता है, उसके बाद जो टैक्स आता है पूरी गणना करनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। यदि अभी भी कोई किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। और वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो वाकई में आपको पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था कि मैं जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है, यदि आप चाहते हो कि ये पीडीएफ आपको मिले तो ये पीडीएफ मैं आपको सेंड करूंगा, आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर आप पूछ सकते हैं, और यदि कमेंट्स बॉक्स में नहीं पूछना चाहते, इंडिविजुअल पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको उस सवाल का भी जवाब दूंगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें सवाल भी आप कर सकते हो मुझसे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।